हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट जो कि है मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वो हैं डुअल नेचर, एटम्स और न्यूक्लियाई। बट इसमें सेक्शन वाइज हम पढ़ने वाले हैं, इनको 5 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। पहला होगा फोटोन थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और सेकेंड होगा मैटर वेव्स। ये दोनों मिला के बनता है आपका फर्स्ट चैप्टर डुअल नेचर। थर्ड पूरे एटम्स के बारे में पढ़ लेंगे, वो चैप्टर हो जाएगा एटम्स। और फोर्थ है आपका न्यूक्लियर फिज़िक्स और फिफ्थ है एक्सरे। ये आ जाता है आपके चैप्टर न्यूक्लियाई में। तो ये एक ओवरऑल जिस्ट हो गया, ओके। और ये मेरे पहले के नोट्स हैं जिससे मैं आपको फटाफट रिवाइज़ करवाने वाली हूँ, जो मैंने अपने पढ़ते टाइम ये नोट्स बनाए हुए थे। आई होप ये आपको भी हेल्प करेंगे जल्दी जल्दी चीज़ें कवर करने में, ओके। तो मॉडर्न फिज़िक्स का सेक्शन ए हम स्टार्ट कर रहे हैं, फोटोन थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, ठीक। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी हमें मेटल के बारे में होनी चाहिए, ठीक, कि मेटल आखिर होता कैसा है। अगर मेटल को तुम ऊपर से देखोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन हमें क्या करना है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखना है मेटल को। देखो ये एक डायग्राम बना है मेटल का। मेटल के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं जिनके बीच में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड उसके ऑर्बिट्स हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूमता है। पर मेटल्स में दिक्कत क्या है ना, जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो काफ़ी लूजली बाउंड होता है। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ते भी होंगे। तो इसके इलेक्ट्रॉन हल्की सी भी एनर्जी पाते हैं और उनके ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं और फ्री स्पेस में घूमने लगते हैं। रूम टेम्परेचर पर ही इस मेटल को इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ही शेल को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। ये देखो दिख रहे होंगे सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन दिक्कत क्या है, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस मेटल सरफेस के अंदर ही घूम सकते हैं, ये बाहर नहीं निकल सकते। और बाहर क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलने की कोशिश जैसे ही करता है, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगता है और यही पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी तरफ पे खींच लेता है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन फ्री तो हैं पर सिर्फ और सिर्फ मेटल के अंदर रह सकते हैं, हम इसे बाहर नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ गई? तो अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या हम कभी नहीं निकाल सकते? ऐसा नहीं है, हम इन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। अच्छा, हम क्यों इतना एम्फेसाइज़ कर रहे हैं कि हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है? भाई घूम रहे हैं तो घूमने दो ना इनको। नहीं, एक्चुअल में हम इनसे करंट बना सकते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट तो आप जानते हो हम सब के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके बाहर निकल जाते हैं। और उसी मिनिमम एनर्जी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट फ्रॉम मेटालिक सरफेस इज़ कॉल्ड वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी है ये कि इतनी तो लगेगी ही लगेगी, उससे कम अगर दे दी तो काम नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा होगी तो भी इजेक्ट हो सकता है, उतनी ही दोगे तो भी इजेक्ट हो सकता है। वर्क फंक्शन को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। बात समझ में आ गई? इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, ये डिपेंड किस किस पे करता है? पहला तो नेचर ऑफ मेटल पे और दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ मेटालिक सरफेस पे। नेचर ऑफ मेटल क्यों? अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग होता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा वर्क फंक्शन एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है वर्क फंक्शन का, उसमें देखना प्लैटिनम का वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा होता है और सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्लैटिनम को बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। वहीं अगर हम सीजियम को एनर्जी देंगे तो बहुत थोड़ी सी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। बात समझ आ गई? अच्छा, जो ये मिनिमम एनर्जी है ये आप कितने तरीके से दे सकते हो? एनसीईआरटी में इसके 3 तरीके मेंशन्ड हैं, देखा होगा आपने। तो एनर्जी सप्लाई करने के तरीके, पहला है थर्मियोनिक एमिशन। इसमें क्या है, आपको सूटेबल हीटिंग करनी है। हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी बढ़ेगी, आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। दूसरा आता है फील्ड एमिशन। इसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रयोग करते हो। इसकी वैल्यू दी हुई है 10⁸ न्यूटन पर कूलम। इससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाता है। और तीसरा जो कि हमारे सिलेबस में है, दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें हम लाइट का यूज़ करने वाले हैं, पर लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। एरा गैरा लाइट यूज़ करके नहीं निकलने वाला इलेक्ट्रॉन। मान लो ये मेटल का सरफेस है, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन जो अभी तो अंदर ही अंदर घूम रहा है, हम चाहते हैं ये बाहर निकल जाए, हमने इसके ऊपर लाइट मारी। अब इस इलेक्ट्रॉन की चाहत है कि मुझे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिले, तभी भाई साहब मैं बाहर निकलूँगा, उसके बिना मेरी कोई डील नहीं होगी। अगर लाइट जो आ रही है उसकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी मान लो कि 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा।
इसे 10 ही चाहिए या 10 से ऊपर चाहिए, तब जाके ये एक्साइट होके बाहर निकलेगा। और इस निकले हुए इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि लाइट की हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, और इसी फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ये 3 तरीके हमारे एनर्जी सप्लाई करने के, और यही फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हमारे सिलेबस में है, इसे ही पूरे चैप्टर में पढ़ना है। अब थोड़ा सा लाइट के दोगले नेचर के बारे में बात कर लेते हैं कि लाइट हमारी कितनी दोगली है। अभी तक के जितने बच्चों ने सिलेबस स्टार्ट किया है या नहीं किया है, बट दे ऑल नो कि लाइट कभी कभी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और कभी कभी वेव की तरह भी बिहेव करती है ना। एक पॉइंट है, इसे पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं कि व्हेन लाइट इंटरैक्ट विथ मैटर देन इट ट्रांसफ़र इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स या बंडल्स। अब इसका क्या मतलब हो गया भाई, नहीं आता लोगों को समझ। देखो ऐसे समझो, मान लो तुमने एक माली की नौकरी ली है, ठीक है। तुम्हें बोला गया है एक फील्ड में जाओ और वहाँ पे जाके पौधों को पानी दो। अब पौधों को पानी देने के तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। एक तुमको दे दिया गया है बलून्स जिसकी कैपेसिटी फिक्स्ड है कि उसमें मान लो 10 ml ही पानी आ सकता है, या तो उन बलून्स को भर लो बहुत सारे और फेंक के सारे प्लांट्स को आप पानी दे दो, तो फिक्स्ड हो जाएगा कि 10 ml ही पानी हर पेड़ को गया है। या तो एक तरीका क्या हो सकता है, आप लो पाइप में लगा दो स्प्रिंकलर, या तो अपना थंब यूज़ कर लो और डायरेक्टली ही सारे प्लांट्स को पानी दे दो। उसमें क्या होगा, कंटिन्यूस फॉर्म में आपका पानी जा रहा होगा, वेव फॉर्म कह सकते हैं हम इसे। तो लाइट भी ना 2 तरीके से एक्ट करती है। कभी कभी ये छोटे छोटे पैकेट्स बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। इसी को क्वांटम नेचर ऑफ लाइट भी कहा गया है। ये जो क्वांटा वाली हरकत है लाइट की, इसी को क्वांटम नेचर ऑफ लाइट भी कहा गया है। बात समझ में आ गई। एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन है कि लाइट बिहेव्स एज इट इज़ मेड अप ऑफ फोटॉन्स व्हेन इंटरैक्ट विथ मैटर। मैटर से जब ये इंटरैक्ट करती है ना, मैटर क्या हो गया, जो भी चीज़ जिसके पास वॉल्यूम है, स्पेस है, वो बचपन में पढ़ते थे ना मैटर की डेफिनेशन, कुछ भी मैटर हो गया तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगती है, छोटे छोटे पैकेट्स की तरह। जो पैकेट्स को क्या बोला जाता है, फोटॉन्स बोला जाता है। बात समझ में आ गई। देखो लाइट आ रही है, ये मेटल है, मेटल क्या होता है, मैटर ही हुआ ना एक। ये देखो छोटे छोटे पैकेट्स में ये आके इंटरेक्ट कर रही है, और हर पैकेट की एनर्जी कितनी होती है, h²। आगे पढ़ेंगे हम कि हर एक फोटोन के पैकेट की एनर्जी होती है E = h²। अब ये पार्टिकल्स में टूट जाने के कारण ही लाइट का पार्टिकल नेचर डिस्क्राइब होता है, और ये डिस्क्रीट छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड हो चुकी है फोटॉन्स में, इसीलिए इसको डिस्क्रीट नेचर ऑफ लाइट भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर मैम इंट्रोडक्शन तो हो गया हमारा किससे, फोटॉन से। अब फोटॉन होता क्या है, क्या समझें हम इसके बारे में, इसके लिए थोड़ा सा फोटॉन के बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी कि आखिर फोटॉन होता क्या है। सबसे पहले हम फोटॉन के बारे में जानेंगे एनर्जी के थ्रू। एनर्जी ऑफ फोटॉन, देखो अभी तक के आपने एनर्जी के 2 फॉर्मूले पढ़े थे ना, E = एक h² और एक E = hc/λ। दोनों को बीच में लाइन से सेपरेट कर दो सबसे पहले, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले होते हैं। एक फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में होता है और एक आपका वेवलेंथ या लैम्डा की टर्म्स में होता है। लेकिन ये तो एनर्जी जूल में आएगी, अगर आपने ऐसे लिखा है E = hν या E = hc/λ, जूल में आएगी। अगर आपको यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उससे इसको डिवाइड करके h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रख के आपके पास एनर्जी निकल के आती है 4.1 × 10⁻⁻15। ये फ्रीक्वेंसी है ना, म्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। बात समझ में आ गई। जूल में निकालना है ये यूज़ करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है ये यूज़ करोगे। क्या, कब, जब फोटॉन की एनर्जी निकालने बोला जाएगा। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर लैम्डा गिवन है आपको और बोला जा रहा है कि फोटॉन की एनर्जी बताओ, तो E = hc/λ यूज़ करोगे आप। आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। यहाँ लैम्डा किस में होगा, मीटर्स में होगा। बात समझ में आ गई। लैम्डा हर जगह मीटर में होता है, सिर्फ इस वाले एक्सेप्शन को छोड़ के, ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। अब ये तो जूल में आ गई, बोला जा रहा है फोटॉन की एनर्जी मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ, तो वही डिवाइड करना है हमको। इलेक्ट्रॉन के चार्ज से C की वैल्यू रख दो। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। h की वैल्यू रख दो, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और सबकी वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आती है E = 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय लैम्डा। यहाँ पर आपको वेवलेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम में रखना है। मान लो आपको वेवलेंथ दी है नैनोमीटर्स में, तब आपको यहाँ पे ऊपर 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखना है।
आई होप आपको फोटॉन की एनर्जी के फॉर्मूले सारे याद हो गए हैं। एक हमें हमेशा याद रखना है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला c/λ होता है। तभी तो देखो यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया हमने c/λ, तो हमें ये मिला। ठीक, तो ये हाइलाइटर से मैंने कर दिया है जितने भी इम्पोर्टेंट आपके फॉर्मूलाज हैं। सेकेंड चीज़ जो हमको पढ़नी है हमारे फोटॉन के बारे में, कि जब फोटॉन वैक्यूम में चल रहा होता है ना, तो इसकी स्पीड नॉर्मल, जैसे हमने पढ़ी है ना, लाइट की स्पीड के बराबर होती है, बस वैसे ही होती है। बात समझ में आ गई? इन वैक्यूम ऑल फोटॉन मूव विथ स्पीड ऑफ लाइट दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर अब देखो, लाइट के अंदर फोटॉन, लाइट क्या होती है? EM वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में हमने ये चीज़ पढ़ी भी थी कि जब लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर रही हो तो उसकी स्पीड c से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है 1/√μ0ε0। और वहीं जब लाइट किसी मीडियम में ट्रैवल करने लगती है तो उसकी स्पीड v से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला c/√μr होता है। ठीक, ये चीज़ को अभी ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला पॉइंट याद रखना है कि वैक्यूम में लाइट भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चल रही है। तो भाई लाइट जिससे मिल के बनी हुई है फोटॉन, वो भी आपके इसी स्पीड से चलते हैं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है ये। क्या? कि वैक्यूम से जब आपकी लाइट किसी मीडियम में जाती है ना, या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जारी होती है आपकी लाइट, तो आपके कौन कौन से पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं? स्पीड और वेवलेंथ दोनों बदल जाते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहती है। क्यों सेम रहती है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी सोर्स की प्रॉपर्टी है। मतलब जैसे मान लो एक बल्ब से लाइट निकल रही है, बल्ब में जो फ्रीक्वेंसी सेट हो गई है अब लाइट की, वो ही रहने वाली है। बात समझ में आ गई? फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहती है और कलर भी सेम रहता है। ऐसा नहीं कि आपने एक टॉर्च मारा पानी में तो आपको हवा में तो टॉर्च की लाइट रेड दिख रही है और पानी में जाते ही आपको ब्लू दिख जाए, ऐसा नहीं होता। ओके, कलर भी सेम रहता है। तो मीडियम चेंज होने पर स्पीड और वेवलेंथ बदल जाते हैं, पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल रट लो इस चीज़ को। और फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है जहाँ से लाइट आपकी आ रही है। ठीक, तीसरी जानकारी फोटॉन के बारे में हमको क्या इकट्ठी करनी है कि फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है। भाई नॉर्मल सी बात है, लाइट चलती हुई चीज़ है, लाइट को कभी रुका हुआ देखा है क्या आपने? या आप रोक पाए हो क्या? नहीं, लाइट तो प्रोपोगेट ही ऐसे करती है ना। फोटॉन्स आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो जो लाइट है वो आगे चलती जाती है। तो रेस्ट में लाइट का कोई सेंस नहीं है। वैसे ही फोटॉन भी रेस्ट में किसी काम का नहीं है, उसका मास ही नहीं है कुछ। रेस्ट मास फोटॉन का 0 होता है, पर उसका हम इफ़ेक्टिव मास या इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मूविंग मास। रेस्ट मास नहीं निकाल सकते क्योंकि तो 0 है, लेकिन जब वो चल रहा है फोटॉन तब उसका मास निकाल सकते हैं। किससे? E=mc² वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि आपकी फोटॉन की एनर्जी कितनी है, और इस एनर्जी में आपको हो सकता है फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, या आपको हो सकता है वेवलेंथ दी हुई हो। आप उससे मूविंग मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई? फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है, और मूविंग मास या मूविंग मास को ही इक्विवेलेंट मास भी बोलते हैं, वो आप आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशनशिप इसी से निकाल सकते हो। अब एक इलेक्ट्रॉन के बारे में इस चीज़ को समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो आप मास पढ़ते हो ना 9.1 × 10⁻³ kg, ये क्या है? रेस्ट मास होता है। अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड में फेंका, इसका मास बढ़ जाता है, और इस बढ़े हुए मास को निकालने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है m0/√1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का स्क्वायर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का स्क्वायर। पर ये आपके अभी काम का नहीं है। काम का आपका सिर्फ ये है कि फोटॉन का रेस्ट मास 0 है, पर जब वो चल रहा होगा हम उसका मास निकाल लेंगे। किस फॉर्मूले से? E=mc²। अब इसी E की जगह पर आप hν भी रख सकते हो, इसी E की जगह पर आप hc/λ भी रख सकते हो। बात समझ में आ गई? अच्छा, यही पूछ लिया गया था कि एनर्जी दी हुई है फोटॉन की लैम्डा के टर्म्स में। अब बताओ मूविंग मास कितना है आपका? ये आ चुका है एक बार नीट में। ये देखो, रेस्ट मास 0 होता है, फोटॉन हैविंग वेवलेंथ दिया हुआ है, इफेक्टिव मास बताओ। इफेक्टिव मास देखते ही बच्चा घबरा जाता है। क्या? अरे भाई मूविंग मास, कि फोटॉन चल रहा है तो उसका मास कितना है।
E=mc² फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हम कौन सा ई की जगह जो फॉर्मूला लगाएंगे, hc/λ वाला। क्यों? क्योंकि हमको लैम्डा ही दिया हुआ है ना, उसी के टर्म्स में बात होगी। बराबर कर देंगे mc² से c कट जाएगा और आपका मूविंग मास आ जाएगा फोटोन का h/c λ। ये नीट में आ चुका है। ठीक, फोर्थ जानकारी जो है आपकी फोटोन के बारे में है वो है मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम कितना होता है, इसे स्मॉल p से हम डिनोट करते हैं। p कितना होता है, एनर्जी बाय स्पीड ऑफ लाइट, और एनर्जी किस में होनी चाहिए, जूल में होनी चाहिए, ये याद रखना। ठीक, यहाँ पर अगेन एनर्जी को आप hν भी रख सकते हो और hc/λ भी रख सकते हो। अब अगर आपने इन दोनों फॉर्मूलाज को इसकी जगह पे पुट किया है ई की जगह पर, तो ये चीज़ें आप याद रखना कि लैम्डा मीटर में होना चाहिए, आपकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ में होनी चाहिए, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। यानी सारी चीज़ें किस में होनी चाहिए, SI यूनिट में, तभी तो आपकी एनर्जी जूल में आएगी, और जूल में ही आपको यहाँ पर पुट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मान लो एनर्जी गिवन 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ऐसे कैसे उठा के मोमेंटम के फॉर्मूले में नहीं रखना है, आपको पहले मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए सब चीज़ों को तोड़ो। मेगा का मतलब 10⁻6 से मल्टीप्लाई करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, -19 से मल्टीप्लाई करो, तब जाके आपका वैल्यू एनर्जी का जूल में आएगा। अब इसे लेके जाओ और यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करो। बात समझ में आ गई? अब मोमेंटम के बारे में भी आपने जान लिया फोटोन के। नेक्स्ट जानकारी फोटोन के बारे में आपको क्या चाहिए, वो है कि कितने फोटोन निकल रहे हैं पर सेकेंड। अगर आपने कोई एक लाइट सोर्स लिया, उसमें से कितने फोटोन्स आपके पर सेकेंड निकल रहे हैं। तो मान लो मैं एक बल्ब लेती हूँ जिसकी पावर है p वॉट। ठीक, हर तरफ में इसके 3D में लाइट जा रही है, यानी कि फोटोन्स जा रहे हैं। तो एक 3D इमेजिनेबल स्ट्रक्चर में इमेजिन कर सकती हूँ, स्फीयर जैसा बनेगा, है ना, जहाँ पर हर तरफ रेडिएट आउट हो रही है आपकी लाइट या फिर फोटोन्स। नॉर्मली हम पावर को कैसे लिखते हैं भाई, कितनी एनर्जी आपने कंज्यूम कर ली इन गिवन टाइम, इसी को तो पावर बोलते हैं ना आप, एनर्जी अपॉन टाइम को ही। और इसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसे स्मॉल p मोमेंटम से मिक्स मत करना। ठीक, एनर्जी को मैं hν लिख सकती हूँ, अभी हमने पढ़ लिया है वो सारे फॉर्मूले। ठीक, hν/T। अब मेरे को कितने नंबर ऑफ़ फोटॉन्स, तो मान लो n नंबर ऑफ़ फोटॉन्स निकले, उन सब की पावर निकालनी है तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और n/T ही तो वो रेशियो है जो हमें चाहिए, नंबर ऑफ़ फोटॉन पर सेकेंड। देखो n/T इज़ योर नंबर ऑफ़ फोटॉन पर सेकेंड, जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, छोटे वाले n से। याद रखना, छोटा n क्या है, नंबर ऑफ़ फोटॉन पर सेकेंड, बड़ा n क्या है, नंबर ऑफ़ फोटॉन। डोंट कन्फ्यूज़ इट। n/T को साइड में ले लेंगे तो बचेगा क्या, p/hν। तो n का आपका क्या आ गया फॉर्मूला, p/hν। p क्या है, पावर, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। p को मोमेंटम से कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, अभी पीछे ही देख के आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी होती है c/λ। पुटअप कर दो, आपका n का क्या फॉर्मूला आ गया, पावर इनटू वेवलेंथ अपॉन h, जो कि है प्लैंक्स कांस्टेंट, इनटू c। ये दोनों फॉर्मूले आ गए आपके किस चीज़ के, n के। n क्या है, नंबर ऑफ़ फोटॉन पर सेकेंड। ठीक, NCERT के क्वेश्चंस में एक चीज़ मेंशन्ड है जिसे बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक सोर्स। बहुत सारे क्वेश्चंस में लिखा रहता है अ लाइट ऑफ मोनोक्रोमैटिक सोर्स। इसका क्या मतलब है, सोर्स आपका ऐसा है जो लाइट निकाल रहा है ना, उसमें जो फोटॉन्स हैं उन सब की वेवलेंथ सेम रहती है। इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में रखेंगे, क्वेश्चंस करते समय बहुत काम आने वाली है ये बातें। ठीक, नेक्स्ट चीज़ देखो, अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली इलस्ट्रेट कर लेते हैं इस नंबर ऑफ़ फोटॉन्स पर सेकेंड को। ये दोनों फार्मूले हम पीछे देख के आ रहे हैं ना, एक p/hν और एक p/λ/hc। यहाँ पर p क्या है, मोमेंटम नहीं है, पावर है, जिसे किस में रखना है, वॉट में रखना है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, मीटर में रखना है। म्यू क्या है,
फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज़ में रखना है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको सारा फॉर्मूला। एन क्या है, नंबर ऑफ़ फोटोन पर सेकेंड है। बड़ा एन क्या हुआ करता था, नंबर ऑफ़ फोटोन हुआ करता था। दोनों में डिफरेंस है। अगर किसी ने मुझसे बोला अच्छा 150 सेकेंड में कितने फोटोन निकले बताओ, क्या करना है, एन को गुणा कर दो किससे, 150 से। किसी ने बोला अच्छा 1 घंटे में कितने निकले, तो पहले तो 1 घंटे के अंदर कितने सेकेंड्स हैं वो निकालो। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट के 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, टोटल 3600 सेकंड होते हैं। बचपन में सीखा था ना निकालना, वैसे ही। तो n से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 10 घंटे में पूछा है कितने फोटॉन्स निकले हैं, n को आप 10 घंटे में कितने सेकंड्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है, आप जानकारी कह सकते हो फोटोन के बारे में। ये एक्चुअली फ़ोटोन की पूरी कुंडली खुल रही है, सारा उसके बारे में आपको पता चल रहा है ना, कि फ़ोटॉन्स क्या होते हैं, उनका मोमेंटम, उनका चार्ज, मास। अच्छा, फ़ोटॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ये याद रखना है ना, आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे। उन्हें इलेक्ट्रॉन जैसा नहीं समझना, इलेक्ट्रॉन और उसकी तरह। तो इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, चुभन। जैसे बोलते हो ना आज धूप बहुत तेज़ लग रही है, 10 बजे ही, किसी दिन होता है 10 बजे की धूप चुभती ही नहीं है। उसका ओवरऑल मतलब क्या है कि कितनी ज़्यादा एनर्जी आपकी स्किन पर गिर रही है इन यूनिट टाइम, उसी को इंटेंसिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। एनर्जी जो कि यूनिट एरिया में गिर रही है यूनिट टाइम पे। अच्छा, एनर्जी बाय टाइम अभी तो पीछे देख कर आए हैं हम, पावर को भी कहते हैं, तो इसे हम पावर बाय एरिया भी तो लिख सकते हैं इंटेंसिटी को। यहीं से इसकी यूनिट भी डिफाइन हो जाती है। पावर की यूनिट होती है आपकी वॉट और एरिया की यूनिट होती है आपकी मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एनर्जी फ्लक्स क्या होता है। एनर्जी फ्लक्स एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस में दिया हुआ है, वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये कौन है, इसके बारे में तो हमने पढ़ा नहीं, हमने तो इंटेंसिटी पढ़ी थी। दोनों सेम ही हैं और पता कैसे करना है, यूनिट से। इसमें भी देखो वॉट पर मीटर स्क्वायर दी हुई है, तो आपको आराम से स्माइल आ जानी चाहिए कि ये तो इंटेंसिटी है, आपको पता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है फोटोन की इंटेंसिटीज़ और इन सब के बारे में। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब 2 केसेस ले लेते हैं। एक बार हमारा लाइट सोर्स में टॉर्च ले लेती हूँ, उस टॉर्च से P वॉट की आपकी लाइट निकल रही है, उसकी जो लाइट है उसकी पावर P है, ठीक। एक क्रॉस सेक्शन एरिया A ले लिया हमने, तो इससे इंटेंसिटी अब आप कैसे लिखोगे, पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया। बात समझ में आ गई। अगर मैं एक बल्ब से लाइट कैसे निकल रही है ये चेक करूं, तो ये देखो, ये तो स्फीयर में निकलती है, 3D में निकलती है। R डिस्टेंस दूर जा कर के बताओ कितनी इंटेंसिटी है। अगर मुझसे बोले तो कुछ नहीं, वही ये P वॉट का बल्ब था, पावर अपॉन एरिया, पावर लिख दूंगी मैं, और स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr²। बात समझ में आ गई। अच्छा, इंटेंसिटी और रेडियस देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि जब आप रेडियस बढ़ाओगे यानी बल्ब से दूर जाओगे तो इंटेंसिटी, चुभन कम हो जाएगी। नॉर्मल सी भी बात है, घर में भी देख सकते हो ना कि आपने बल्ब जलाया, एकदम मुंह के पास ले आओ, आपको चुभेगा, गर्मी लगेगी, लेकिन आप जैसे जैसे दूर जाओगे कम हो जाएगा ये इफ़ेक्ट। बात समझ में आ गई। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है फोटोन और फोटोन की थ्योरी के बारे में। एक्चुअली हमने अभी जितना भी कुछ पढ़ा है